हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 7 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, एक व्यक्ति हैं, एक पर्सनैलिटी हैं, बिजनेसमैन है, ये बहुत ही बड़े चाइना के। तो इनका नाम है जोंग शानशान। इनका बड़ा ही शानदार नाम है जोंग शानशान। तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये अभी एक न्यूज़ निकल के आई है यहाँ पे। इससे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे मुकेश अंबानी साहब। तो इन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है और ये बन गए अभी एशिया के सबसे बड़े सबसे अमीर व्यक्ति। तो इनका नाम है जोंग शानशान। नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये एक बिजनेसमैन है और चाइना के रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है इसमें कि इन्होंने बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भी यहाँ पे बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि जोंग शानशान का संबंध किस देश से है। पेज नंबर पर बात की जा रही है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। गैस रिसाव के कारण 4 लोग मारे गए यहाँ पे। राउरकेला बहुत ही फेमस एक टर्म है, एक नाम है उड़ीसा के अंदर। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में जब आई थी तो भारी उद्योग लगाए गए थे भारत के अंदर। 3 उद्योगों में से एक उद्योग लगाया गया था राउरकेला उड़ीसा के अंदर। ये उद्योग जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राउरकेला में किसके द्वारा उद्योग लगाया गया। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में उद्योग लगाया गया, हैवी इंडस्ट्री लगाई गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, किस वर्ष से किस वर्ष तक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर पर बात की जा रही है, राजस्थान के अंदर ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसको लेकर के, बोरिंग के लेकर के कई सारी मतलब छूट दी गई राजस्थान के अंदर। तो वो घातक साबित हो रही हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब कि वहाँ से ज़्यादा पंप आउट कर रहे हैं पानी हम लोग और उसमें रिचार्ज कम मात्रा में हो रहा है। तो ये इसका जो रेशियो है रिचार्जिंग का ग्राउंड वाटर को, तो उसको गड़बड़ कर रहा है ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये देख सकते हैं आप टाइटल, फुर्ती से धड़ाधड़ रही बोरिंग मशीनें, धरती पर तो खुशी, पाताल लोक में शोक। यानी कि बहुत ही समस्या खड़ी हो सकती है, बहुत ही बड़ी। नीचे ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा, तो ये एक विकट समस्या हो सकती है आने वाले समय में। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को हम। तो आपने देखा होगा कि जब भी पानी यहाँ पे सरफेस पे होता है तो इसमें पानी जब सूर्य की किरणें आती हैं यहाँ पे तो ये उड़ जाता है हवा में। इस टर्म को बोलते हैं इवेपोरेशन। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है वो उड़ जाता है, इवेपोरेशन। पेड़ की पत्तियों से, पेड़ से पानी भी कुछ हवा में जाता है धूप के कारण, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। ट्रांस यानी कि ट्री से जाने वाला, इवेपोरेशन यानी कि हवा में ये खुला जो पानी होता है ये इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे बादल बन जाते हैं, बादल फॉर्म होते हैं, उसके बाद बारिश होती है। बारिश को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन। ये शब्द याद रखिएगा। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बरसात का होना। अब ये है बोरवेल, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, पंप आउट हो रहा है पानी बहुत ज़्यादा। अब इसमें ये जो पेड़ हैं इनसे भी पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता है पेड़ के ज़रिए। कुछ ग्राउंड वाटर में पानी जाता है जो हमारी नदी नाले, नदी तालाब जो होते हैं हमारे, उनके थ्रू भी ग्राउंड वाटर में पानी जाता है। सरफेस से बहुत कम मात्रा में पानी जाता है लेकिन जाता है फिर भी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेड़ों को भी काटा जा रहा है। ये कई सारे पेड़ यहाँ पे काट दिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर प्रॉपर्ली रिचार्ज नहीं होगा। और यहाँ से जब हम पानी निकालते रहेंगे तो ये ग्राउंड वाटर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये एक बड़ी समस्या सामने निकल कर आएगी, जो कि पानी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा पीने के लिए फिर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाटर टेबल को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ग्राउंड वाटर। पेज नंबर 3 पे बात की गई है, ये बात की गई है सोलर पार्क को लेकर के राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पे बात की गई है नौक सोलर पार्क को लेकर के। नौक है जैसलमेर के अंदर, इसकी क्षमता है 925 मेगावाट। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है, नौक कहाँ पर है, जैसलमेर ज़िले के अंदर है। यहाँ पे एक सोलर पार्क जिसकी क्षमता याद रखिएगा 925 मेगावाट है, ये विकसित किया जा रहा है। इसे विकसित करने का काम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कर रहा है। तो नाम याद रखिएगा ये भी। नौक कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसकी क्षमता है 925 मेगावाट और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसे विकसित कर रहा है। अब राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है नौक। सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे है सोलर पार्क, तो ये है भटला है फलौदी जोधपुर के अंदर। सबसे बड़ा सोलर पार्क है भटला जोधपुर फलौदी के अंदर है। इसकी क्षमता है 2250 मेगावाट।
तो बहुत बड़ा सोलर पार्क है ये। अब भाडला सोलर पार्क जो है ये 4 फेज़ों में डेवलप किया गया है और ये 2 इसमें पार्टनर हैं। राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की एनटीपीसी बॉडी है यहाँ पर एक, जो कि इसको कर रही है, जो कि निर्माण किया है सोलर पार्क का भाडला में, और दूसरा है केंद्र की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 2 एजेंसी यहाँ पे जिन्होंने मिलकर के इस काम को किया है भाडला सोलर पार्क को लेकर के। राज्य की तो है एनटीपीसी और केंद्र की है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है ये। अब 4 फेज़ कैसे कैसे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे ये एजेंसीज़ के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं, किन किन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो भाडला के तहत 4 फेज़ हैं यहाँ पे। फेज़ 1 और फेज़ 2 में किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो नाम आते हैं राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा। इसकी सहायक कंपनी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तो इसके द्वारा डेवलप किया है फेज़ 1 फेज़ 2 को। यानी कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये किसकी सहायक है, ये सहायक है इसकी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो यहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 में इनका नाम आता है। फेज़ 3 में जब हम बात करते हैं तो नाम आता है सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान एंड IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, ये 2 नाम आते हैं। इन दोनों के द्वारा विकसित किया है फेज़ 3, दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। फेज़ 4 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम आता है, ये है अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो 2 लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फेज़ 4 में 2 लोग हैं, फेज़ 3 में 2 लोग हैं और फेज़ 1-2 में है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट, ये इसके तहत है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। पेज नंबर 8 में बात की जा रही है, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है राजस्थान के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़ है, ये ऋषिका मुदगल हैं। ये ऋषिका मुदगल ने मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम खिताब को यहाँ पे जीता है। ये भरतपुर की रहने वाली हैं, भरतपुर में नदबई एक तहसील है, वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ की निवासी हैं। तो बड़ी ही गर्व की बात है राजस्थान के लिए कि मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम खिताब ये ऋषिका मुदगल ने जीत लिया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो यहाँ पे राजस्थान से निकल के आना कोई भी फेस तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है जीडीपी को लेकर के। तो जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान बताया है। किसने बताया है? बड़ी बात है, वर्ल्ड बैंक ने। तो बड़ी बात हो जाती है जब विश्व बैंक किसी चीज़ के बारे में अपनी कुछ आंकड़े बताता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इन्होंने बताया है कि 9.6% की गिरावट रहेगी। कब रहेगी ये रहेगी 2020 और 21 के लिए रहेगी। यानी कि वित्त वर्ष कौन सा होगा? वो 2020-21 वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के लिए होता है। एक वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 20-21 जो वित्त वर्ष है इसके लिए विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान दर्शाया गया है। ये वित्त वर्ष अभी चल रहा है, ये 2020-21 स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया के हेड है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ये इनका नाम है किम जोंग उन। तो नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया के हैं, बड़ी तानाशाह एक लीडर हैं ये वहाँ पे। राजधानी नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक लाइन आती है 38th नॉर्थ पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से। देख लेते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में हम। ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे चाइना से इसका बॉर्डर लग रहा है ऊपर। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट में सी ऑफ जापान है, इसे ईस्ट सी के नाम से बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साउथ में है साउथ कोरिया, और ये एक लाइन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं 38th नॉर्थ पैरेलल, जिसका मैंने अभी आपको बताया था। तो 38th नॉर्थ पैरेलल किन 2 देशों के बीच में है? ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल यहाँ पे हो जाती है। येलो सी आप देख सकते हैं, येलो सी साउथ कोरिया के बिल्कुल साउथ वेस्ट में है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये पूरा का पूरा येलो सी हो जाता है यहाँ पे। तो ये नॉर्थ कोरिया की लोकेशन आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, जो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक न्यूज़ है दैनिक भास्कर से, आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था दैनिक भास्कर में। यहाँ बात की गई है क्लैट एग्ज़ाम की। तो क्लैट 2021 ये 9 मई को होने वाला था, लेकिन इसको अभी स्थगित करके 13 जून को कर दिया गया अभी। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो कि क्लैट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसमें दाखिला मिलता है इस एग्ज़ाम के तहत, तो वो 13 जून को होगा। तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, काफ़ी समय है इसके लिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।